हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा चैनल करती एजुकेशनल हब में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे विभिन्न कक्षाएं प्रसारित की जा रही हैं। आज हम क्लास 10 की मैथ चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 कल कंप्लीट हो गया था, और यदि चैप्टर नंबर 2 नहीं कटा होगा, यूपी बोर्ड में तो 2 साल से कटा चल रहा है, यदि नहीं कटा होगा तो उससे मैं कहता हूँ कि 3 से 5 नंबर, कितना 3 से 5 नंबर क्वेश्चन आता है उसमें, 3 से 5 नंबर का प्रश्न उससे आता है। एमसीक्यू में एक प्रश्न फिक्स रहता है, 2 नंबर में या 4 नंबर का एक प्रश्न दे सकता है। इस तरीके से होता है। आज देखिए चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग। तो कल हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में जान लेते हैं। देख लीजिए, प्रश्नावली 2.3 का पूरा प्रश्न पढ़े थे, कल केवल यही पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ने वाले उसके बारे में जान लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का परिचय। यानी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण, चैप्टर का नाम ही दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ये क्या है, ये कौन सा भूत है दो चर वाला रैखिक समीकरण? ये जो भूत है ये कौन सा भूत है दो चर वाला रैखिक समीकरण था। यानी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म का बनाना, युग्म को बनाना तथा ज्यामितीय रूप और बीजगणित के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। किस तरीके से ज्यामितीय रूप में व्यक्त किया जाता है, किस तरीके से बीजगणित के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसको भी सीखेंगे। तो उसके बाद यदि टाइम रहेगा तो प्रश्नावली 3.1 का पूरा प्रश्न हल करेंगे तो पूरा करेंगे, नहीं तो इसमें हम लोग जाएंगे ही नहीं। वैसे मुझे उम्मीद है कि टाइम रहेगा। बगैर टाइम वेस्ट करते हुए मैं चलता हूँ अपने टॉपिक पर। क्या है दो चर वाला रैखिक समीकरणों का परिचय, क्या है उसको देख लेते हैं। देख लीजिए, देखिए आज की हमारी पहली रीडिंग है दो चर वाले रैखिक समीकरण का परिचय। देखिए ये क्या होता है, देख लीजिए। दो चर वाला, दो चर लिखा है, पहले शब्दों को पकड़ें। दो चर, एक शब्द हमें यहाँ पे मिला, इससे हम स्पष्ट कर लेंगे। रैखिक एक शब्द मिला, एक शब्द क्या मिल गया, रैखिक एक शब्द हमें मिल गया समीकरण। क्या मिल गया, समीकरण। तो ये समीकरण देख लीजिए। दो चर का मतलब होता है कि मैंने बताया था शायद दूसरे चैप्टर में, हाँ दूसरे चैप्टर में मैंने बताया था चर और अचर क्या होता है। आज भी बता दे रहा हूँ, चर वो होता है जिसका मान परिवर्तनशील होता है, वो चर कहलाता है। अचर वो होता है जिसका मान एक निश्चित होता है, उसे क्या बोल देते हैं, अचर कह देते हैं। तो चर जो होता है इसका मान परिवर्तनशील होता है। दो चर मतलब ये नहीं कि केवल एक यक्ष है दूसरा भी यक्ष है, ये क्या दो चर है, एक चर है। क्योंकि देखिए ये भी चर है वे भी चर है, दोनों सेम है ना, यानी कि भिन्न भिन्न दो चर रहेंगे। मतलब एक यक्ष है तो दूसरा y होगा, या एक y है तो दूसरा z हो सकता है, एक a है तो दूसरा b हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये नहीं कि एक a है तो दूसरा x नहीं हो सकता है, एक b है तो दूसरा z नहीं हो सकता है, मगर चर जो होंगे वो भिन्न भिन्न दो होंगे, मतलब ये है। तो भी चर मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया। दो चर का मतलब जैसे x और y और z एंड x, और मैं बोल दे रहा हूँ a एंड b और C एंड D, इस टाइप के दो चर हो गए।
दो चर हो गए। रैखिक मैंने बताया था रैखिक किसे कहते हैं, मैं लेक्चर कह रहा हूँ, पिछले चैप्टर में मैंने बताया था, लेक्चर नंबर 1 में ही बता दिया था कि रैखिक किसे कहते हैं। मैंने बताया था बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार मैंने बताया था दो टाइप से होते हैं, एक घात के आधार पे बताया था, एक पद के आधार पे बताया था। तो ये पद के आधार पे बताया था एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, और घात के आधार पे बताया था मैंने एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। एक घाती जो बहुपद होता है उसी को बोल देते हैं रैखिक। क्या बोल देते हैं? रैखिक। रैखिक का मतलब ये होता है चर की अधिकतम घात जो हो वो क्या हो, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। अब अगला शब्द आया हमारा समीकरण। समीकरण का मतलब ये होता है जिसके बराबर में कुछ लगा हो, कोई अचर पद हो, उसी को बोल देते हैं समीकरण। समीकरण जो होता है चर में इसका एक ऐसा मान होता है, जो एक ऐसा निश्चित मान होता है जो उस समीकरण में रखेंगे वो क्या हो जाएगा, वो उसको क्या कर देता है, संतुष्ट कर देता है। वो उसको क्या कर देता है, संतुष्ट कर देता है, उसी को बोल देते हैं समीकरण। तो अब दो चर वाले रैखिक समीकरण के अब इसको पूरा शब्द मिला दें तो क्या बना, जैसे देख लीजिए। अब दो चर वाला रैखिक समीकरण देखेंगे, जैसे कह दिया x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। अब इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 2 भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए एक चर x है, एक चर क्या है, y है, चर की संख्या एक, कितने चर मिल गए, दो चर मिल गए। उसके बाद देखिए रैखिक है कि नहीं, चर की अधिकतम घात कितनी है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है ना। बराबर में कुछ लगा हुआ है अचर पद, यहाँ पे लगा हुआ है दो, तो यानी कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस रूप में भी हो सकता है x माइनस ए बराबर बी जहाँ पे अचर पद होगा, या तो मैं 3 ले रहा हूँ, 3 और भी आसान है। देखिए x माइनस ए बराबर 3, देखिए इसमें x भी एक चर है, a भी एक चर है। चर मैंने बोला था दो चर, तो एक चर ये, एक चर ये, कितने चर हो गए, दो चर हो गए। उसके बाद मैंने बोला था दो चर, उसके बाद मैंने ये बोला था कि बराबर में समीकरण मैंने बताया था रैखिक। रैखिक का उसके बाद रैखिक का मतलब होता है जिसकी चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। इसकी भी अधिकतम घात क्या है, एक ही है। अब समीकरण का मैंने बताया था कि जिसके बराबर में कुछ लगा हो और वो क्या होता है, अचर पद होता है। अब समीकरण का मैंने ये भी बताया था कि ऐसा मान इसका निकलेगा, जो x y चर का ऐसा मान निकलेगा जिसको इस समीकरण में रखेंगे ये 3 को संतुष्ट कर देगा। x और a का ऐसा मान निकलेगा, एक ही ऐसा मान या एक ही ऐसा मान होगा जो इस समीकरण को क्या कर देगा, संतुष्ट कर देगा। इसी को बोल देते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। हमें उम्मीद है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चैप्टर का नाम था इसीलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, बहुत से जगह पे नहीं बताते हैं क्या होता है दो चर वाला। तो मैं बता दिया कि दो चर वाला, इसको भिन्न भिन्न रूप से बताया, तोड़कर बताया। दो चर उसके बाद रैखिक, उसके बाद समीकरण। मैंने बताया दो चर का किसे कहेंगे, जिसमें यानी कि चर जो हो वो दो हो। रैखिक मैंने बताया जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है। समीकरण मैंने बताया कि जिसके बराबर में कुछ लगा हो, अचर पद लगा हो, और उसको एक मान ऐसा होता है जिसको उस समीकरण में यानी कि उसमें रखा जाता है। चर का एक ऐसा मान होता है जिसको उस समीकरण में रखा जाता है, उसको संतुष्ट कर देता है, वही कहलाता है समीकरण। समीकरण और स्वसमीकरण में अंतर होता है, ये आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे। समीकरण और स्वसमीकरण में अंतर, समीकरण और स्वसमीकरण में यह अंतर होता है। समीकरण का मतलब ये होता है कि इसमें एक ऐसा निश्चित मान होगा, एक ही ऐसा मान होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। लेकिन स्वसमीकरण में ऐसा कोई भी मान नहीं है कि एक ही केवल नहीं होता है, उसमें अनंत होते हैं। एक रखेंगे, देखो जैसे मैं कह दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है, स्वसमीकरण है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या है, ये स्वसमीकरण है। अब a का b का कोई ऐसा मान कुछ भी ले लो, मैं a को 2 ले रहा हूँ और b को 3 ले रहा हूँ, इसको रखूंगा तो इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे उसके बाद 3 गुणे 2, यही होगा।
अब देखिए इसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2 3 6, 6 गुना 12। अब इसको सॉल्व करेंगे 25 आ जाएगा, ये 4 9 से यहाँ पे 12 हुआ, 6 लिखा हूँ 12, तो 12 9 21, 25 हो जाएगा। देखिए दोनों होगा। अब ए का मान 1 भी ले सकते हैं, बी का मान कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी लेंगे ये संतुष्ट कर दिया। लेकिन ये कह दें यक्स प्लस से 2 बराबर क्या, यक्स ये दिया है यक्स प्लस 1 है, यक्स प्लस वाई बराबर 1 है। तो आप इसमें यक्स का कोई भी एक ऐसा मान होगा जिसको रखेंगे आप इसके बराबर आ जाए, एक ही ऐसा मान होगा। तो इस तरीके से होता है सौसंख्या और समीकरण नाम का यही होता है। ये हो गया आपका अंतर भी मैंने बता दिया, लास्ट 9 की जो बातें थी उसको भी मैंने बता दिया। अब युग्म अगला शब्द आया है युग्म। युग्म किसे कहते हैं उसको देख लीजिए। युग्म मतलब होता है, युग्म हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा मतलब ये नहीं कि जोड़ने वाला जोड़, वो नहीं, जोड़ा है। युग्म का मतलब होता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, यानी कि इसमें चर जो होंगे इसके 2 जोड़े होंगे, यानी कि 2 तरीके से, जैसे यक्स प्लस वाई बराबर 2 है और एक यक्स माइनस वाई बराबर क्या है 2। ये क्या है, इसका युग्म है। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, इसका युग्म है ये, तो इसे बोल देते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। मैं आशा करता हूं कि आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म था ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि जिन बच्चों को समझने में दिक्कत है या परेशानी है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें कि सर मुझे नहीं समझ में आया। अगले लेक्चर में, क्योंकि हम कमेंट को देखते हैं कि कौन से बच्चे ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं उन्हें दिक्कत है, बहुत से बच्चे को आता है, वो मैं समझ रहा हूँ कि आप ये इस चैनल पे पढ़ेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतने बारीक बारीक चीज कोई बताता नहीं है, इतनी बारीक बारीक। चलिए अब हम चलते हैं। अगली हेडिंग जो हमारी थी वो थी 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को युग्म का बनाना और उसको ज्यामितीय रूप में लिखें। ज्यामितीय रूप में किस तरीके से व्यक्त किया जाता है और बीजगणित के रूप में किस तरीके से व्यक्त किया जाता है। तो चलिए हेडिंग डाल दे रहा हूँ। और इस मैं कहता हूँ इस चैप्टर से 7 से 10 नंबर फिक्स है। 6 नंबर का क्वेश्चन इससे फिक्स है, 100% गारंटी लेता हूँ, इससे 6 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। 6 नंबर का इसमें से आएगा, बताऊंगा कौन क्वेश्चन 6 नंबर का है, कौन क्वेश्चन 1 नंबर का है, कौन क्वेश्चन 2 नंबर का है, इस तरीके कौन क्वेश्चन 4 नंबर का है। 4 या 6 नंबर का एकदम फिक्स रहता है कि इस चैप्टर से आएगा, इस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन बनता है, तो ये होता है। अब चलते हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना सीखेंगे। युग्म को बनाना तथा बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना। ये टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किस तरीके से बनाया जाता है यदि आप ये सीख लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं 4 नंबर के 6 नंबर, इससे मैं बता चुका हूँ कि 4 या 6 नंबर का फिक्स क्वेश्चन रहता है हर साल का। यानी कि जो पिछले साल हुए एग्जाम है, यानी कि पेपर जो हुए हैं, उसका आप देखें, सेट देखें, हर साल एक क्वेश्चन इससे 4 या 6 नंबर में फिक्स रहता है। इस साल भी आया था, या उम्र वाला आ सकता है, या आयत की लंबाई वाला आ सकता है कि घटा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, भिन्न वाला आ सकता है कि अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, में घटा दिया जाता है। हर टाइप के प्रश्न को मैं बताऊंगा किस टाइप के प्रश्न, जितने टाइप के प्रश्न आते हैं। तो चलिए 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को युग्म का बनाना तथा बीजगणित और ज्यामितीय रूप में व्यक्त किस तरीके से किया जाता है इसको देखते हैं। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल ले रहा हूँ,
उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है। और इससे जानने से पहले आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बता देना चाहता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक थी, इसको मैं भूल गया। ये है कि समीकरण जो होता है, समीकरण का प्रत्येक हल जो होता है उसको निरूपित करने वाले जो होते हैं, करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। इसको किस तरीके से होता है वो मैं बता दूंगा। कह रहा समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु, एक क्या होता है, बिंदु होता है। तो अब देखिए किस तरीके से बनाया जाता है उसको देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 1 है। कह रहा हम अनुच्छेद 3.1 में दिए गए उदाहरण लेते हैं। कह रहा अखिल, एक अखिला मेले में, अखिला कोई है, मेले में 20 रुपए लेकर जाती है और चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेलना चाहती है। इन स्थितियों को बीजगणित का ग्राफ के रूप में लिख लीजिए। कह रही है कि वो 20 रुपए लेकर जाती है। कह रही है कि अखिला मेले में 20 रुपए लेकर जाती है, वह चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेलना चाहती है। इस स्थिति में ये जो ये है, इस स्थिति में बीजगणित के ग्राफ के रूप में लिख लीजिए। तो आपको मान लेते हैं कि जो चरखी है, चरखी खेलने वाली है, चरखी की सवारी है, उसको मान लेते हैं यक्ष है। ऐसे मानेंगे, माना कि चरखी की सवारी में खर्च किया गया पैसा, चरखी की सवारी में खर्च किया गया पैसा जो होगा, किया गया पैसा बराबर में मान लेता हूँ कि यक्ष होता है। तो अब दो गेम में बढ़ गए हैं, दोनों गेम सेम ही है, दोनों में पैसे एक ही लगती है। तो जब अब उसमें खेलेगी हुपला जो है, वो जब खेलेगी तो इसका क्या हो जाएगा, इसको यक्ष वाई जो भी मानना चाहते हैं मान लेते हैं। तो यक्ष बराबर आपको मिल जाएगा 1/2y। इस तरीके से पहला समीकरण बन गया। अब देखिए ये y अपन यक्ष अपॉन 2y क्या आ गया। अब इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 2x बराबर y, 2x माइनस y बराबर 0, एक समीकरण बन जाएगा। अब दोनों खेल पसंद करते हैं। एक क्या हो जाएगा कि इसमें कंडीशन दिया था अनुच्छेद 3.1, देख लेता हूं। हाँ, एक कंडीशन ये बनेगी आपकी कि दोनों खेल में पैसा लग रहा है ना, तो एक कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 20 रुपए लग रहा है। ये आपको दो कंडीशन मिल गई। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। इस तरीके से हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2। इसको किस रूप में व्यक्त किया अभी, बीजगणित रूप में, बीज गणितीय रूप में व्यक्त कर दिए, बीजगणित के रूप में हो गया। अगर आपको इसको ग्राफीय माध्यम से व्यक्त करना है तो ग्राफीय माध्यम से इस तरीके की व्यक्त करेंगे। इस तरीके से आप बना लेते हैं, एक यक्ष ले लेते हैं, एक y लेते हैं। यक्ष का कोई भी मान लीजिए, यक्ष बराबर आप 0 ले, y बराबर आप मान रख सकते हैं। जब y बराबर 0 ले तो यक्ष बराबर, यदि यक्ष बराबर मैं 0 लेता हूं तो y बराबर हमें क्या मिल जाएगा, y बराबर भी 0 मिलेगा क्योंकि 2x बराबर y के है और x बराबर मैंने 0 लिया तो y बराबर क्या आ गया, 0। y बराबर क्या आ गया, x बराबर मैंने 0 लिया तो y बराबर 0 आ गया। अगर x बराबर 1 लेता हूँ 2 इंटू 1, y बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x बराबर आप 1 लिए तो y बराबर 2 आ गया। यदि x बराबर आप 3 लेते हैं, y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 6 आ जाएगा क्योंकि इसी समीकरण में रख दीजिए। x बराबर 3 लिए, 2 3 6 हो जाएगा, तो x बराबर 3 लिए तो y बराबर 6 आ गया। अब इसको ग्राफ के माध्यम से किस तरीके से, आपको ग्राफ की कॉपी होगी, जो भी बच्चे इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लें क्योंकि ग्राफ के माध्यम से मैं जा रहा हूँ बताने किस तरीके से होता है। चलिए अब ग्राफी माध्यम से किस तरीके से इसको हल करेंगे। तो ये आप बना लिए, x और y का मान ले लिए, इससे हो जाएगा। अब आप एक ग्राफ की कॉपी लिए होंगे, आप ग्राफ की कॉपी इस चैप्टर में लगेगी, ये जरूर ले लेना। इस तरीके से ग्राफ की कॉपी होती है, इसको बोलते हैं y, इसे बोलते हैं y डैश, ये x है, ये x डैश। इसे बोलते हैं भुज, इसे बोलते हैं, अरे सॉरी ये कोटि होता है, कोटि, इसे बोलते हैं भुज, या सच को बोलते हैं भुज।
इधर की जितनी दूरी होती है पॉजिटिव होती है, इधर की जितनी दूरी होती है निगेटिव होती है, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। आप क्लास 9 में ये पढ़े हैं। अब कह रहा है x अक्ष पे 0 y अक्ष पे, ये जो मूल बिंदु होता है इसे बोलते हैं मूल बिंदु। ये 0, 0 इसका निर्देशांक होता है। तो आप ज्यामितीय रूप में ऐसे इस तरीके से कर लें 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7। इसकी दूरी देखिए घट बढ़ रही है, लेकिन आप जो ग्राफ निकाल लेंगे उसमें सेम आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 8। तो अब ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इसको -5 दे रहा हूँ क्योंकि जगह ये साथे है, -6 हो गया, ये -7 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये -1 -2 -3 -4, क्योंकि इधर माइनस होता है, -5 -6 -7, ये हो जाएगा +1 लिखें या ना लिखें 2 3 4 5 6 7। पहले क्या करना, अब आप किसी भी बिंदु को यदि पाना चाहते हैं तो उसके कम से कम 2 निर्देशांक ज्ञात होने चाहिए। कितने निर्देशांक? 2 निर्देशांक आप उसको निकालना चाहिए आपको कम से कम। तो 0, 0 यहीं पे है, एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु 1, 2, 1, x अक्ष पर 1, x अक्ष पर 1 है, y अक्ष पे 2 है। तो इसका जो निर्देशांक निकालेंगे आप यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कहें 3, x अक्ष पे 3, यानी कि x अक्ष पे 3 है और y अक्ष पे 6 है, ये इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो गया। पहले का भी मैं निकाल रहा हूँ, अभी दूसरे का भी निकालना है, ये पहले का निकाल रहा हूँ। अब ये इसको जब रेखा एक तरह करेंगे तो इस तरीके से आपको रेखा मिल जाएगी, तिरछी हो गई लेकिन सीधी जाती है। अब एक कंडीशन क्या आ गई, ये तो ग्राफिक विधि से एक कंडीशन x + y = क्या मिलेगा 20। अब x का मान मैं ज्यादा बड़ा लूंगा क्योंकि आप 1 रखेंगे तो y का मान 19। अब इसको इस तरीके से लिख लें x = 20 - 2, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आपको इस तरीके से लिखने में हमें x और y का मान जब लेंगे तो इससे आसानी हो जाएगी। इसका भी बना दे रहा हूँ, देखिए एक x हो गया, एक y हो गया, इस तरीके से। अब x का मान मैं ले रहा हूँ सीधे, x का मान 10 ले रहा हूँ या x का मान 20 ले रहा हूँ, जो भी आप लेना चाहते हैं। वैसे तो यहाँ पे कम दूरी है, आप क्या करें कि 1 2 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा और हमें का बात बड़ी करनी पड़ेगी। चलिए जो भी आप लेना चाहते हैं ले लें। x = 1 लेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। x = 1 लेंगे तो y = 19 आ जाएगा, क्योंकि देखिए x = 1 लिए तो इधर 1 हो गया, इधर 20 - y, तो इधर आएगा 1 - 20, ये हो जाएगा -y, ये हो जाएगा -19 बराबर -y, तो वो माइनस कट गया, यानी कि x बराबर क्या आ गया 19 आ गया। तो मैं एक काम करता हूँ, x = 1 नहीं ले रहा हूँ क्योंकि 19 रेखा बनाने में दिक्कत हो जाएगी। x = मैं ले रहा हूँ 8 ले रहा हूँ, तो y बराबर में क्या मिल जाएगा, y = 12 मिल जाएगा। और x बराबर मैं पहले तो 0 लोगे तब भी वही बात करेगी यहाँ, तो उससे सही 8 ले रहा हूँ, 8 लिया तो हो गया 12। अगर x बराबर मैं 10 ले रहा हूँ तो y बराबर क्या मिल जाएगा, हमें 10 मिल जाएगा। यदि x बराबर मैं 12 ले रहा हूँ तो y बराबर में क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, इस तरीके से। तो अब इस भुजा को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव में सब है, तो केवल पॉजिटिव वाले को बढ़ा दे रहे हैं हम। वैसे लाइन तिरछी है, तो 8 9 10 11 12 इधर भी बढ़ा दीजिए। देखिए इधर जगह की शॉर्टेज है तो इसलिए मैं हेडिंग को निकाल रहा हूँ। अब ये एक्सीडेंस यहाँ पे हो गया, ये हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे 7 है, 8 9 10 11 12, ये हो जाएगा 8 9 10 11 12। अब कहा है कि 8 x बराबर क्या 8, y बराबर क्या है 12 है, तो आप 8 और 12 इस तरीके से मिल जाएगा, कुछ पॉइंट ये पॉइंट मिल जाएगा। और कहा कि 10 और 10, तो ये 10 है, ये हो जाएगा 10 और 10।
और क्या कहा है कि 12 और 8, इधर 12 है तो इधर 8 है, 12 और 8। तो जब इसको इस तरीके से आप बढ़ाएंगे, इसको आप इस तरीके से इस रेखा को तो बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस रेखा को इस तरीके से बढ़ाएंगे। अब देखिए, अब ये जो रेखा मिली है इसका बिंदु पॉइंट देखें तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कट जाएगी ये रेखा। जहाँ पे कटी है ये रेखा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए, इसका जो आंसर आएगा ये बिंदु आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, y अक्ष पे 11 आ जाएगा, x अक्ष पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यानी कि 11 y बराबर 11 आ गया, x बराबर 9 आ गया। इस तरीके से आपका ये होगा। जहाँ पे मैंने पहले बता दिया था, ये पॉइंट बताया था ना कि जब समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर एक स्थित बिंदु होता है, यानी कि स्थित बिंदु यही है। ये दोनों रेखा को काट कहाँ से रही है, जहाँ पे कटे रहा वहीं उसका स्थित बिंदु हो गया, यही इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ये आपको ग्राफी विधि और बीजगणितीय विधि से हल बता दिया गया। इस तरीके से हल वैसे नहीं बताना था, लेकिन मैंने बता दिया। चलिए, इस ग्राफी, ये ग्राफी विधि थी, कौन सी विधि थी, ग्राफी विधि, और ये जो विधि थी ये थी बीजगणित विधि, बीजगणितीय विधि। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न में। कह रहा है, कह रही है, कह रहा नहीं है। अब दूसरा प्रश्न जो है, एक और एग्जांपल बता देना, उससे और स्पष्ट हो जाएगा। देख लीजिए क्या है एक और एग्जांपल। एनसीईआरटी का दूसरा एग्जांपल है। कह रहा है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई, 9 रुपए में 2 पेंसिल, 9 रुपए में क्या खरीदी, 2 पेंसिल, 2 पेंसिल और क्या खरीदी है, 2 पेंसिल और 3 रबड़, यानी कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ जो है वो खरीदी है कितने रुपए में, 9 रुपए में। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन कह रही है, उसकी एक सहेली है, उसका नाम है सोनाली। ये किसकी थी, रोमिला, एक है सोनाली। सोनाली जो है वो कह रही है कि उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास पास नई तरह की पेंसिल और बड़ी और रबड़ देखी और उसने 18 रुपए में उसी तरीके की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। तो ये क्या खरीदी है, 4 पेंसिल, क्या खरीदी है, 4 पेंसिल और क्या खरीदी है, 6 रबड़। कितने में खरीदी है, ये 18 रुपए में खरीदी है। अब कह रही है, ये है सोनाली, क्या है, सोनाली, ये है सोनाली, ये है रोमिला। कह रही है ये 2 पेंसिल 3 रबड़ ये 9 रुपए में खरीदी हैं। यानी यदि 2 पेंसिल, जैसे कोई दुकानदार के पास आप जाते हैं, कहते हैं भैया या चाचा जो भी लगते हैं आपके, तो कहते हैं भैया 2 पेंसिल और 3 रबड़ दे दीजिए। तो आप पूछेंगे कितने रुपए की है, तो आप पूछेंगे कितना रुपए हुआ, तो वो कहेगा 9 रुपए। लेकिन इतनी सस्ती आती नहीं है, ये तो 9 रुपए दे दिया है, इतनी सस्ती कहाँ पे आती है, 2 पेंसिल का तो हम ही 10 रुपए हो जाता है। हाँ, तो चलिए उसकी बातें छोड़िए। अब कह रहा है 2 पेंसिल और 3 रबड़, यानी कि 2 पेंसिल खरीदी और 3 रबड़ खरीदी, उसको कितने में मिली, 9 रुपए में मिली थी। उसके बाद सहेली गई उसी तरीके की, मगर मॉडल जो था उसका चेंज था, मॉडल जो था वो चेंज था। उसने 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी, कितने रुपए में, 18 रुपए में। ये हो गया, ये कंडीशन बन गई इसकी, क्या बन गई, ये कंडीशन बन गई। अब इसको किस तरीके से हम लिखेंगे, समीकरण किस तरीके से बनाएंगे, देखो समीकरण इस तरीके से बनाएंगे। क्या आप मानेंगे, माना, क्योंकि मैथ मानने वाली चीज है, माना कि एक पेंसिल और एक रबड़ का, एक पेंसिल का मूल्य, केवल एक पेंसिल का मूल्य बराबर क्या, X रुपए। देखिए एक पेंसिल का हम निकाल रहे हैं,
और दूसरी कंडीशन में माना कि एक रबड़ का मूल्य बराबर कितने रुपए के, y रुपए के। अब कितनी पेंसिल है, 2 पेंसिल है, तो क्या हो जाएगा, तो 2 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 2x प्लस 3 रबड़ लिए यानी कि 3y इक्वल टू 9। ये आपका पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण 4 पेंसिल तो हो जाएगा 4x प्लस 6 रबड़ प्लस 6y इक्वल 18। ये समीकरण नंबर 2 आपका। इस तरीके से आपका समीकरण 1 समीकरण 2 होगा। ये बीजगणित रूप में आप निरूपित कर दिए। कौन से रूप में, बीजगणित रूप में, बीजगणितीय रूप में, गणितीय रूप में कर दिए। कौन से रूप का है, बीजगणितीय रूप का है। अब देखिए बीजगणितीय रूप का आपको ये हो गया, बस इतना ही करना है। पहली प्रश्नावली जो है इसी पे ऐसे करना है केवल। अब क्या करना है, ग्राफी विधि से आपको इसको लिखना है। तो आप ग्राफी विधि में इस तरीके से मैंने बताया था, कंडीशन जो होती है एक को हम पाठांतर कर देते हैं इस तरीके से। देखिए 2x प्लस 3y बराबर 9 है। समीकरण 1 का मैं बता रहा हूँ, 2x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3y। तो x बराबर जो आएगा ये 9 माइनस 3y बटे 2 आ जाएगा। ये आ गया। अब यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए, x और y उसमें लिख दीजिए, x है y है। अब x का मान आप मानते चले जाएं, x का मान 0 माने। x का मान जब आप 0 मानेंगे, माना कि x बराबर 0, तो जब आप 0 x बराबर 0 माने हो तो x का मान ये 0 हो गया। अब ये हो जाएगा 9 माइनस 3y अपॉन 2। तो इसका गुणा कर देंगे, ये 0 हो जाएगा 9 माइनस 3y। अब इधर 9 आएगा तो माइनस 9 इक्वल टू माइनस 3, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 बटे 3, तो हो जाएगा ये 3। y बराबर क्या आ गया 3, यानी कि 3 आ गया। y बराबर 3 आ गया। जब x बराबर आप क्या माने हो 0 माने हो तो y बराबर 3 आ गया। यदि आप x बराबर 1 मान लें या 2 मान लें, जो भी मानना चाहते हैं आप मान सकते हैं इसमें। अब x बराबर 1 जब मैं मानूंगा तो उसका जो मान आएगा, 1 मानोगे तो उसका मान जो आएगा वो भिन्न के रूप का आएगा। क्या आएगा, भिन्न के रूप का आएगा। आप ग्राफ में भिन्न भी आप उसमें हल कर सकते हैं, लेकिन उसको करना थोड़ा सा उसमें कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक नहीं है। थोड़ा सा क्या है, उसमें कष्ट लेना पड़ेगा। उसमें भिन्न का आपका इस तरीके से होता है, एक बॉक्स जो होता है उसमें 10 ये लगे होते हैं। अब 1 को मानेंगे आप, अब इसमें मानना भी पड़ेगा कि माना कि 1 इकाई बराबर 1, उसके 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है उसको मान लेते हैं 1 इकाई। तो अब इसमें एक ही इकाई में 3, जैसे 3/7 आ गया, तो देखिए 3/7 1 से छोटा है, तो इसके एक जो है एक पार्ट जो है उसके 7 पार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये जो आएगा ये पार्ट जो आएगा तो 3/7 आ जाएगा। इस तरीके से आपको कठिनाई हो सकती है, इसलिए आप इस तरीके का माने कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो जाए, पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए, इस तरीके से आप मानिए। तो देखिए अब x बराबर 2 मानते हैं तो हमें 2 2 2 4 हो जाएगा, 4 इधर आए, 5 ये भी नहीं होगा। x बराबर 3 मानते हैं, अब y बराबर आप 0 मान लें। x बराबर 0 माने, एक बार y बराबर 0 मान लो। तो y बराबर जब आप 0 मानोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 0 माने 9 3 × 0 अपॉन 2, ये हो जाएगा x बराबर 9 बटे 2। ये भी बिल्कुल का नहीं है। चलो ठीक है, अब दूसरा मान ले रहे हैं हम। अब y बराबर में एक जो यहाँ पे है उसी को मानना है। ये मैं पहली बार में गलती कर दिया था, लेकिन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये बहुत से बच्चों को भ्रम रहता है कि हम y ही मानते हैं, कि x नहीं मानते। तो ये डाउट दूर करने के लिए मैंने कर दिया था। चलिए y बराबर 0 मान लेते। चलिए अभी क्या माने, y बराबर 1 मान लेते हैं। y बराबर हम 1 मानते हैं तो x बराबर क्या होगा, y बराबर मान लेंगे y बराबर 1 है, तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा 9 माइनस 3 × 1 अपॉन 2, तो 9 माइनस 3 अपॉन 2 ये हो जाएगा 6 अपॉन 2 = 3। ये y बराबर जब आप 1 माने हैं तो x बराबर हमें क्या मिला है 3 मिल गया है। अब y बराबर आप 2 मान लें, y बराबर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 2। तो इसको भी नहीं मानेंगे हम, y बराबर 3 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 9, ये भी 9, ये हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा
0.2 यानी 0। y बराबर जब आप 3 मानेंगे तो x बराबर 0 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये 3, कम से कम 2 निकालना जरूरी होता है। 3 भी निकाल लेंगे तो कोई बात नहीं है, इससे आपका और बेटर हो जाएगा निकालने वाला जो मेथड है। अब पहला समीकरण का तो आपका हो गया कंडीशन। अब दूसरा समीकरण की जब आप कंडीशन बनाएंगे तो दूसरे में देखिए 4x प्लस 6y बराबर क्या है 18 है। अब इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 18। 2x प्लस 3y बराबर क्या आ जाएगा 9, ये आ जाएगा क्योंकि इधर 2 गुणे में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो देखिए 2x प्लस 3y बराबर 9 यहाँ पे भी आया था। इस तरीके से इसका भी ग्राफ बनेगा। आप समझदार ही हैं। आप x बराबर 0 मानेंगे तो y बराबर 3 जाएगा, क्योंकि सेम है ना, कंडीशन दोनों क्या है सेम है। ये यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3y बराबर 9, 2x प्लस 3 बराबर 9, तो यही लिख दीजिए आप 3 1 दूसरी कंडीशन। इस तरीके से हो गया आपका ये ग्राफी विधि हो गई। इसको ग्राफी विधि कह देंगे, ग्राफी विधि होगी। ये ग्राफी विधि से आप प्रकट कर दिए। तो अब इसको हल किस तरीके से किया जाएगा ये अगले लेक्चर में बताऊंगा। इसमें भी आ जाएगा क्योंकि इससे पिछले बता दिया हूँ। जो भी बच्चे समझदार होंगे, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग समझदार होंगे हमारे चैनल पे, तो वो अपने आप इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बता दिया हूँ। इस तरीके से आपका हल हो जाएगा। चलिए अब हम सीधे प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली में क्या क्वेश्चन है उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए प्रश्नावली पे चलते हैं आप लोग सीधे डायरेक्ट, क्योंकि ये जो लेक्चर था, ये जो टॉपिक थी, आपको हमें उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। ये तो अभी बेसिक था, ये बेसिक मतलब पढ़ा रहा था मैं। अब जब प्रश्नावली पे जाएंगे तो देख लीजिए, इसमें भी यही कहा है कि अब पहला क्वेश्चन कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुझसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कह रहा है कि यदि पिता की आयु यक्ष है तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी 7 गुनी कम हो जाएगी, क्योंकि पुत्र कभी जो बेटा होता है वो बाप से बड़ा नहीं हो सकता। कि हो सकता है, ऐसी कंडीशन असंभव हो सकती है, क्योंकि बाप से बड़ा कैसे हो सकता है बेटा। तो यही इसमें कंडीशन। आप बहुत से बच्चे लिख देते हैं माना कि इस तरीके से लिख देते हैं, तो उसको ये मैं बता देना चाहता हूँ, माना कि आफ्ताब की आयु बराबर यक्ष, तो पुत्री की आयु लिख देते हैं 7। अरे बेवकूफों, आप इसकी यक्ष माने हो तो ये तो पुत्र जो है वो तो पिता से भी बड़ा हो गया है। ये तो पुत्र जो था वो पिता से भी बड़ा हो गया। ये कभी संभव हो सकता है? कभी नहीं संभव हो सकता है। तो इस तरीके से आप बहुत से ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आप कॉमन दिमाग यानी कि कॉमन उपयोग करेंगे, कॉमन दिमाग का उपयोग करेंगे, तभी आप इसको हल कर सकते हैं। इस कंडीशन को आप बिल्कुल गलत ठहरा देंगे। कहेंगे, यदि कोई समझदार होगा कहेगा कोई अपने पिता से बड़ा हो सकता है, जो पुत्र रहेगा पिता से बड़ा हो सकता है। कहेंगे, आप जब उसको समझाएंगे आप तो कहेगा हाँ यार यहाँ पे मेरा समीकरण गलत हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे मेरा समीकरण गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? देख लीजिए क्यों गलत हुआ है। आप 7 वर्ष इसको मान दिए हो। अगर पिता की आयु 1 वर्ष है तो पुत्र की आयु 7 वर्ष हो जाएगी। आप पिता की आयु 1 वर्ष होगी तो पुत्र की आयु 7 वर्ष हो जाएगी ना। अगर पिता की आयु 2 वर्ष है तो पुत्र की आयु 14 वर्ष हो जाएगी। ये संभव हो? नहीं संभव है ना। तो आप इस कंडीशन में आप खुद ही समीकरण को बना के हल कर सकते हैं। चलिए मैं बता दे रहा हूं इस तरीके से है, किस तरीके से इसको हल करना है। जो भी बच्चे ये नोट करना चाहते हैं, एग्जाम्पल था, ये नोट कर लें। अब हम चलते हैं। कह रहा हूं जो भी बच्चे इस सहना से पढ़ रहे हैं, मैं तो कहता हूं उसका मैथ में जो होता है 70 नंबर का लिखित होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल का होता है। प्रैक्टिकल में जो भी नंबर काट लेते हैं स्कूल वाले बहुत वो भी होते हैं कि नंबर भी काट लेते हैं। तो जो नंबर काट लेते हैं, या आपको क्या करना है ना कि जो थ्योरी है आप उसमें 70 में 70 ले आइए। उसके बाद मान लिया जाए आपको काट दिया है, कोई क्या कर दिया है, काट दिया है आपका नंबर प्रैक्टिकल में,
32 नंबर मान लिया दे दिया है, तो आपको जो काटा होगा मैथ में नंबर, वो खुद पछताएगा कि क्या मैं कर दिया। आपको उतना तकलीफ नहीं होगी जितना उनको होगी तकलीफ, क्योंकि आपका 100 में 100 हो जाता। 100 में जब 100 हो जाता, आपके स्कूल का नाम होता कि हमारे बच्चा जो है, हमारे स्कूल का जो बच्चा है वो हमारे स्कूल से क्या लाया है, 100 में 100 मैथ में लाया है। तो चलिए अब हम चलते हैं, आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है प्रश्नावली 3.1 के 3 प्रश्न हैं। इसको बहुत ही सरलता से आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले थ्योरी बता दी थी, थ्योरी के बेस पे ही क्वेश्चन है। चलिए करते हैं, और जब आप ये बनाना सीख जाएंगे ना समीकरण, तो मैं गारंटी लेता हूं कि 4 से 6 नंबर जो बनने वाला जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें आप बिल्कुल एक भी नंबर यानी कि मिस नहीं करने देंगे। मिस नहीं होगा, लैंग्वेज भी उसी तरीके से आप लिख लेंगे, क्योंकि इस तरीके से इस चैनल पे पढ़ाई होती है। इस चैनल पे रटाया नहीं जाता है। चलो कह दे कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब मैं 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या मनोरंजक है। इस स्थिति में बीजगणित के रूप में अब ऐसे कहते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं, कहते हैं हाई क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसको रट लो, ये आ सकता है, आ सकता है। उसके बाद समीकरण बना देंगे, उसके बाद करा देंगे। आप भी यूट्यूब पे देखिए, कोई भी चैनल मुझे जहां तक मैं देखा हूं कि इस तरीके से थ्योरी पहले नहीं पढ़ाता है। जब तक आप थ्योरी पढ़ेंगे नहीं, तब तक मैं गारंटी लेता हूं कि आप रट्टू तोता बन के चलेंगे। क्या बनेंगे? रट्टू तोता बनकर चलेंगे। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से आप एक ऐसा रास्ता चुनिए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। आप रट्टू तोता मत बनिए। तो चलिए अब हम चलते हैं। कह रहा है कि प्रश्नावली 3.1 है, देख लीजिए। प्रश्नावली 3.1 क्या है, रहने दीजिए, क्योंकि टाइम जो है वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इससे समय भी गलत है। अभी 3 क्वेश्चन कराऊं, कम से कम 10 से 15 मिनट लगेगा, क्योंकि समझाना भी रहता है। तो रहने दीजिए। मैंने बताया था कि यदि समय बचेगा तब मैं इस प्रश्न को यानी कि प्रश्नावली 3.1 को कंप्लीट कराऊंगा। वैसे आप, मुझे उम्मीद है कि आप जब हल करेंगे तो आप स्वयं ही हल कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।